हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे। हमने कितने एराज कंप्लीट कर लिए हैं। एंग्लो सैक्सन हमारा हो गया है, एंग्लो नॉर्मन मतलब हम कर चुके हैं। और उसी का जो मिडल इंग्लिश का जो थर्ड पार्ट है, लेट मिडल इंग्लिश, जिसे हम रिवाइवल एज भी कहते हैं, आज हम वो कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस क्लास के। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इसमें कितने एराज होते हैं? जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द ओल्ड इंग्लिश, द मिडल इंग्लिश, हमने ओल्ड इंग्लिश कंप्लीट कर ली है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। द ओल्ड इंग्लिश, इसमें हमारा क्या आया था? एंग्लो सैक्सन्स के बारे में हमने बताया था। एंग्लो सैक्सन्स, जूट्स की कैसे इंग्लैंड पे कब्जा हुआ, कैसे वहाँ पे दो ट्राइब्स के बीच लड़ाई हुई, कैसे विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ने जो किंग हेरोल्ड था उनको हरा दिया और वो गद्दी पर बैठ गए। तो ये हमने पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश में। इसकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा है द मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश के 3 पार्ट्स में, मिडल इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होगा एंग्लो नॉर्मन और द एज ऑफ चॉसर, और थर्ड होगी लेट मिडल इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं रिवाइवल एज। आज हम कवर करेंगे रिवाइवल एज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिडल इंग्लिश, द एज ऑफ रिवाइवल, इसमें क्या क्या आया था? प्रिंटिंग प्रेस, रिफॉर्मेशन और वॉर ऑफ रोजेस। प्रिंटिंग प्रेस का जो था, प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी, कौन लेकर आया था इंग्लैंड में, किसने इंट्रोड्यूस कराया था, कैसे आया था, क्या मेजर वर्क्स थे जो उसने प्रिंट मतलब पहली बार प्रिंट हुए थे, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन में क्या था? जो बाइबल को ट्रांसलेट किया था, उसके बाद जो रिफॉर्मेशन आया था, जो रिवॉल्ट आया था, हम वो डिस्कस करेंगे। वॉर ऑफ रोजेस, हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ये एज ऑफ रिवाइवल में आता है, जो कि थर्ड पार्ट कहा जाता है मिडल इंग्लिश एरा का। मिडल इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अर्ली मिडल, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ चॉसर, और लेट मिडल और रिवाइवल एज। अर्ली रेनेसो और रिवाइवल ऑफ लर्निंग, आई मीन ये दोनों सेम है। इसको आप द रिवाइवल एज भी बोल सकते हैं और अर्ली रेनेसो भी बोल सकते हैं। रेनेसो आया कब था? रेनेसो आया था जब मॉडर्नाइजेशन, मतलब क्या होता है, जो ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड लिटरेचर थी, उससे हटके लोग कुछ और लिखने लग गए थे। कुछ और इन द सेंस लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई थी और उनका देखने का नज़रिया बदल गया था। इन शॉर्ट, रेनेसो होता क्या है? रीबर्थ। रीबर्थ किस में? हर चीज़ में, थिंकिंग में। और जो वहाँ पे चर्च में क्या होता था, पहले जो सोसाइटी थी वो चर्च के अकॉर्डिंग चलती थी, लेकिन जब रेनेसो आया, आई मीन जब रिफॉर्मेशन आया, उसके बाद रेनेसो का बर्थ हुआ, उस टाइम पे लोग क्या करने लग गए थे? अपना दिमाग लगाने लग गए थे। वो लोग समझने सोचने लग गए थे और ह्यूमैनिज्म आया था। यहीं से ह्यूमैनिज्म की शुरुआत हुई थी और द रिवाइवल एज से ही हमारा क्या हुआ था? रेनेसो की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। A period from the early 1300s to roughly 1600 when there was a renewed interest in history, literature and art. ये पीरियड किसका है? 1300 से 1600। रेनेसो का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। रिन्यूड स्टडी ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो ग्रीक के ऑथर्स थे, जो ग्रीक ऑथर्स थे, जो रोमन्स थे, उनके वर्क्स को दोबारा क्या किया गया था? दोबारा लिखा गया था। या तो आप बोल सकते हो कि उनको दोबारा से ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, या उनके वर्क्स को दोबारा से लाइमलाइट में लाया गया था। वो किस में हुआ था? रेनेसो में हुआ था। वो हम आगे पढ़ेंगे एलिजाबेथन एरा में। यूरोप की इकोनॉमिक रिकवरी, यूरोप की इकोनॉमिक रिकवरी भी हो गई थी क्योंकि फ्रांस वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे किसका राज हो गया था? फ्रांस के लोगों का हो गया था। वो लोग हट गए थे और इंग्लैंड खुद से कुछ सोचने लग गया था, खुद से आगे बढ़ने लग गया था। तो एक रीबर्थ हुआ था, एक रेवोल्यूशन आया था जब बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था। ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है, और इसे हम वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं। ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, इसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स, इसमें क्या हुआ था? कुछ यूनिवर्सिटी विट्स थे, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और कुछ कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। ये मैं आगे बताऊंगी, अलग से क्लास लेंगे इसकी।
थ्री स्टेट्स ऑफ सोसाइटी में टीवी में आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या था, थ्री स्टेट्स ऑफ सोसाइटी में 3 स्ट्रैटा बनाए गए थे। उनमें क्या था, सबसे ऊपर नॉबिलिटी वाले थे, फिर क्लर्जी मैन थे, फिर पीपल थे। और टैक्सेशन सिस्टम, फ्यूडलिज्म आ गया था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। फिर पीजेंट्स रिवॉल्ट आया था। ये सब मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। 100 ईयर्स वॉर में क्या हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई हुई थी जो 100 सालों तक चली थी। वैसे इसका जो पीरियड है 1337 से 1456, ये हमारा बनता है 116। लेकिन बेसिकली इसे हम लिटरेचर में 100 ईयर्स वॉर ही कहते हैं। जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल ट्रांसलेट की थी, ये मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसलेट की थी, क्या क्या हुआ था, क्या रिवॉल्ट हुआ था इसके बाद। और हाँ, जॉन वाइक्लिफ के ऊपर काफ़ी मतलब वो लग गया था, ब्लेसफेमी का केस लग गया था, इनको मार दिया गया था। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ चर्च वालों की चलती थी, जो चर्च कहता था वही चर्च में जो वो होते थे पादरी वगैरह जिनको बोलते हैं प्रीस्ट, वो लोग जैसी भी प्रीच देते थे, जैसे भी वो सरमन्स देते थे, सब उनको सच मान लेते थे और उनके हिसाब से चलते थे। लेकिन जब बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, जब रिफॉर्मेशन आया, रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन क्यों आया था, क्योंकि बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया था। ट्रांसलेट करने के बाद रिवॉल्ट हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी। उस टाइम पे लोगों की सोच समझ बदली थी और रेनेसॉ की शुरुआत हुई थी। रेनेसॉ कब अपनी पीक पे था, एलिजाबेथन एरा जब विलियम शेक्सपियर थे, तब रेनेसॉ अपनी पीक पे था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग आया था, 1348 से 1349 तक रहा था। ये आप लोगों को याद रखना है। इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस भी इंग्लैंड में आ गई थी। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में नहीं आई थी, इंग्लैंड में उसको इंट्रोड्यूस कराया था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसने इंट्रोड्यूस कराया था इसको। वॉर ऑफ रोजेस क्या था, हाउस ऑफ लेंसेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और थॉमस मेलोरे का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, मोटे दे आर्थर, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि मोटे दे आर्थर किसने लिखी थी। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, मोटे दे आर्थर एक बुक है और एक पोएम भी है मोटे दे आर्थर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मोटे दे आर्थर पोएम किसने लिखी है। बुक तो थॉमस मेलोरे ने लिखी है, लेकिन पोएम किसने लिखी थी। चौसर की थी कैंटरबरी टेल्स, ये तो सबको पता है। हम अलग से कैंटरबरी टेल्स को पढ़ेंगे, अलग से क्लास लेंगे। मैं चौसर की बायोग्राफी इन द सेंस उनकी लाइफ की हिस्ट्री, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे थे, उनके मेजर वर्क्स सब हम डिस्कस करेंगे। और कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट उनका वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अलग से इसकी एक क्लास बनाऊंगी। इसमें बेसिकली क्या था, 29 पिलग्रिम्स थे जो कि श्राइन पे जाते हैं सर थॉमस बेकेट की। टबार्ड इन जगह का नाम है, वहाँ पे वो श्राइन पे जाते हैं थैंक्स गिविंग के लिए। अब उस बीच टेल्स मतलब जितने भी वहाँ पे पिलग्रिम्स थे उनको क्या करना था, 2 स्टोरी आते वक्त सुनानी थी, 2 जाते वक्त सुनानी थी। तो बेसिकली जो चौसर थे उन्होंने सोचा था कि वो 120 टेल्स लिखेंगे इसमें, लेकिन वो सिर्फ 24 टेल्स ही कंप्लीट कर पाए थे क्योंकि फिर उनकी डेथ हो गई थी। ये चौसर का लास्ट वर्क था, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अर्ली रेनेसॉ, जो हमारा एज ऑफ रिवाइवल है, इसी में रेनेसॉ शुरू हो गया था, मतलब रेनेसॉ की स्टार्टिंग हो गई थी। बर्थ ऑफ आर्ट, बर्थ ऑफ लिटरेचर, मतलब इसमें सब ये था। The English Renaissance was a culture and artistic movement in England dating from the late 15th to early 17th century. ये आपको याद रखना है। अब शुरू हुआ था रेनेसॉ, लेट 15th टू अर्ली 17th सेंचुरी। और इसमें क्या था, आर्टिस्टिक मूवमेंट थी। अच्छा, इन्होंने कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट क्यों बोला है रेनेसॉ को, इन्होंने इसलिए टर्म यहाँ पे लिखा है कि कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों के कल्चर में भी चेंजेस आए थे। कल्चर इन द सेंस उनकी सोच, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते थे, उनके देखने का नज़रिया, उनके थॉट प्रोसेस, काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आए थे। इन शॉर्ट ये थोड़ा सा ना मॉडर्निज्म की तरफ है, कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा था धीरे धीरे। ओल्ड इंग्लिश थे, ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश के बाद हमारा मॉडर्नाइजेशन, धीरे धीरे लिटरेचर में, पोएट्री में मॉडर्निज्म आ रहा था। It is associated with the pan-European Renaissance that is usually regarded as beginning in Italy. ये आपको याद रखना है, पहले इटली में आया था in the late 14th century.
अब ये मैंने आपको बताया था कि इटली का इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड पे किसी टाइम पे, तो जो इटालियन राइटर्स थे उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान दिखाया गया है हम जो इंग्लैंड इंग्लैंड मतलब इंग्लिश है उस लैंग्वेज में. Like most of the northern Europe, England saw little of these developments until more than a century later. The beginning of the English Renaissance is often taken as a convenience to be 1485, ये आपको याद रखना है, when the Battle of Bosworth Field ended, the Wars of the Roses. अब देखिए जो वॉर ऑफ द रोजेस थी उसमें जो दो ग्रुप्स थे, दो हाउसेस थे, लेंसेस्टर एंड यॉर्क. लेंसेस्टर का जो मार्क था, सिंबल था, वो रेड था और जो यॉर्क थे उनका वाइट था. उन दोनों के बीच जब लड़ाई हुई थी, अच्छा उसमें उस टाइम पे राजा कौन था? हेनरी सेवेंथ. जो हेनरी सेवेंथ थे वो लेंसेस्टर की तरफ से थे और रिचर्ड थ्री यॉर्क की तरफ से थे. रिचर्ड थ्री. इसमें क्या हुआ था? हेनरी सेवेंथ ने रिचर्ड थ्री को डिफीट कर दिया था. कहाँ पे डिफीट किया था? बैटल ऑफ बॉसफोर्थ में. ये आपको याद रखना है. जो ये हुआ था हाउस ऑफ रोजेस और हाउस ऑफ लेंसेस्टर, इनकी जो लड़ाई थी वॉर ऑफ रोजेस की बैटल ऑफ बॉसफोर्थ फील्ड में हुई थी. ये आपको याद रखना है. उसमें फिर क्या हुआ था? इनॉग्रेटेड द टुडोर डायनेस्टी. इसमें जीता कौन था? हेनरी सेवेंथ. हेनरी सेवेंथ ने डिफीट किया था रिचर्ड थ्री को और रिचर्ड थ्री की नीस एलिजाबेथ से हेनरी सेवेंथ ने शादी कर ली थी. इस तरीके से जो इनकी वॉर थी वो रुक गई थी और गद्दी पे हेनरी सेवेंथ बैठ गए थे. ये आपको याद रखना है. ये थी वॉर ऑफ रोजेस. इसमें क्या हुआ था? However, were slow to penetrate England, and the Elizabethan era in the second half of the 16th century is usually regarded as the height of the English Renaissance. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एलिजाबेथन एरा में जो रेनेसो था वो अपनी राइज पे था, मतलब वो बढ़ रहा था, पीक पे था. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. इंटेलेक्चुअल रीबर्थ, ये किससे रिलेटेड है? रेनेसॉन्स से रिलेटेड है. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों की सोच में, उनकी थिंकिंग में चेंजेस आ गए थे. बहुत आगे वो लोग निकल गए थे ओल्ड इंग्लिश से, मिडिवल एरा से मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो जा रहे थे. तो इंटेलेक्चुअल रीबर्थ हुआ था. हेनरी सेवेंथ ऑफ इंग्लैंड. अब यहाँ पे क्या हुआ था? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हेनरी सेवेंथ जो थे वो वॉर ऑफ रोजेस में जीत गए थे और उन्होंने एलिजाबेथ जो कि नीस थी रिचर्ड थ्री की, उनसे शादी कर ली थी. अब उस टाइम के ये कुछ मेन राइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थे रेनेसॉ पे, मतलब जो रेनेसॉ की शुरुआत हो रही थी. डेसिड्रस, एरास्मस, जॉन कॉल्ट एंड थॉमस मोर. इनके बारे में आपने सुना होगा जो लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं. जॉन कॉलेट ने क्या किया था? जॉन कॉलेट ने जो पब्लिक स्कूल्स थे उनको क्या किया था? उनको एक तरीके से एस्टैब्लिश बोल सकते हो कि एस्टैब्लिश किया था इंग्लैंड में. तो इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान था इंग्लिश लैंग्वेज को, मतलब इन शॉर्ट ये बोलते हैं कि इनका योगदान था जो इंग्लिश है उसको लैंग्वेज बनाने में. मैंने आपको बताया था इंग्लिश जो थी वो लैंग्वेज नहीं थी, वो 4 डायलेक्ट से बने, 4 डायलेक्ट्स को मिला के बनी थी. और जो लैटिन लैंग्वेज है उसकी 29% इन्फ्लुएंस है, फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है इंग्लिश पे. डायलेक्ट से ये लैंग्वेज बनी थी, ये आपको याद रखना है. तो इन शॉर्ट जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है उसको फॉर्म करने में जॉन कॉलेट का भी बहुत ज़्यादा योगदान था. इरेस्मस का भी था. इन्होंने चर्च से रिलेटेड चीज़ों पे लिखा था, लोगों की थिंकिंग जैसे चेंज हुई थी उसकी तरफ इन्होंने लिखा था. तो ये भी रेनेसॉ का पार्ट है. थॉमस मोरे, थॉमस मोर या थॉमस मोर, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं. थॉमस मोर ने क्या किया था? इन्होंने यूटोपिया लिखी थी. इनकी बहुत फेमस मतलब बुक बोली जाती है यूटोपिया. ये आपको याद रखना है. रेनेसॉ की स्टार्टिंग में ही इन्होंने यूटोपिया लिखी थी और इसमें भी इन्होंने मतलब रेनेसॉ यानी कि थोड़ा सा जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लिटरेचर थी उसके बारे में बताया है. फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म. अच्छा, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म बोलते हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क को. पेट्रार्क कहाँ के थे? पेट्रार्क इटली के थे. ये आपको याद रखना है. इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी आपको याद रखना है. और इनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कहा जाता है. सबसे पहले रेनेसॉ कहाँ आया था? इटली में आया था. तो जो इटली में रेनेसॉ आया था उस टाइम पे एक टर्म का इन्वेंशन हुआ था, मतलब एक टर्म इन्वेंट हुई थी. उस टर्म को इन्वेंट किया था पेट्रार्क ने, क्योंकि रेनेसॉ के टाइम पे ज़्यादातर जो वैल्यू थी, फोकस था, वो ह्यूमैनिज्म पे किया जाता था.
रेनेसॉन्स से पहले किस में किया जाता था? मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश में चर्च और क्लर्जी मैन, इनको ज़्यादा मतलब वो मिलता था, सपोर्ट मिलता था, जो ये लोग कहते थे वही होता था। लेकिन अर्ली रेनेसॉन्स यानी कि एज ऑफ रिवाइवल में ह्यूमैनिज्म को ज़्यादा वैल्यू मिलने लग गई, लोग ह्यूमैनिस्टिक मतलब व्यू से ज़्यादा सोचने लग गए। ये आपको याद रखना है। और इस टर्म को कौन लेकर आया था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क लेकर आए थे, वो इटली के राइटर थे। थॉमस वैट एंड अर्ल ऑफ सरे। अच्छा, अब इनका क्या मतलब है? ये कौन थे? अभी मैंने आपको बताया पेट्रार्क के बारे में। थॉमस वैट ने काफ़ी चीज़ें पेट्रार्क से सीखी थी। ये इटली गए थे, पेट्रार्क से मिले थे, इन्होंने काफ़ी चीज़ें पेट्रार्क से सीखी, फॉर्म सीखी पोइट्री की, और इन्होंने वो क्या किया, आकर इंग्लैंड में आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज में उसको डाल दिया। तो इन शॉर्ट इन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ है इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्ड करने में, इंग्लिश लिटरेचर बनाने में। थॉमस वैट को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। सोनेट्स मैंने आपको बताया था, सोनेट्स 14 लाइंस की पोएम होती है। आई मीन स्टेंजा, मतलब ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत अलग अलग टाइप के सोनेट्स होते हैं, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो विलियम शेक्सपियर के उनकी 14 लाइंस की पोएम होती है, वो 14 लाइंस में लिखते थे, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते थे। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी। आपको बेसिकली अभी ये याद रखना है कि थॉमस वैट को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, और ये किससे इन्फ्लुएंस थे? पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस थे। अर्ल ऑफ सरे। अब अर्ल ऑफ सरे कौन थे? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अर्ल ऑफ सरे। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट थॉमस वैट को कहा जाता है, अर्ल ऑफ सरे को भी एक उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी और इनका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या योगदान है, आपको वो पता चल जाएगा कि इनको क्या नाम मतलब क्या टर्म से संबोधित किया गया था। तो आप जब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आगे डिस्कस करूँगी। अच्छा, टॉयटल्स मिसेलेनी, ये आपको याद रखना है। थॉमस वैट और अर्ल ऑफ सराय ने ये बुक लिखी थी, टॉयटल्स मिसेलेनी। अब एक बुक और थी, द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स, इसमें सेक्विल का भी हाथ था। थॉमस सेक्विल के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी, उनका भी इसमें योगदान था। द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स में इन्होंने भी मतलब इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो आपको ये याद रखना है। थॉमस वैट, अर्ल ऑफ सराय एंड थॉमस सेक्विल। और अर्ल ऑफ सराय को हम क्या मतलब क्या उपाधि मिली थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिटरेचर की फॉर्म इन्होंने सीखी थी, जो पोइट्री की फॉर्म होती है वो इन्होंने सीखी थी, और वो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर आए थे। अब कौन सी वो फॉर्म थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने एनियड का नाम सुना होगा, AIENID, एनियड जो वर्जिल की बुक है, वर्जिल ने लिखी थी एनियड, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी थी। इसको ट्रांसलेट किया गया था, जो किसने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में? अर्ल ऑफ सरे ने। इसको पहले भी ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन वो इटालियन राइटर्स ने ट्रांसलेट किया था, लेकिन अर्ल ऑफ सरे ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और जिस वर्ड्स का इन्होंने इसमें यूज किया था, ये वाला वर्ड्स जो पोएट्री का होता है, वर्ड्स जो ये वाला वर्ड्स था, वो कौन से वर्ड्स में इन्होंने एनियड को ट्रांसलेट किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप देखते हैं कौन बता सकता है। गोरबुडैक, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी। गोरबुडैक क्या थी? हमारी फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी थी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ट्रेजेडी ये किसने लिखी थी? थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्विल ने लिखी थी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में पूछा था, प्रीवियस क्लास में पूछा था एक्चुअली, कि हमारी फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी कौन सी थी। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वॉर ऑफ रोजेस। अब वॉर ऑफ रोजेस क्या था? अभी मैंने आपको बताया, दो ग्रुप्स थे, दो हाउस थे, हाउस ऑफ लेंसेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। हाउस ऑफ लेंसेस्टर का जो सिंबल था वो रेड था और यॉर्क का वाइट था। The Wars of the Roses were a series of bloody civil wars for the throne of England between two competing royal families. अभी मैंने आपको बताया
लड़ाई हुई थी दो हाउसेस के बीच, इंग्लैंड, एक था इंग्लैंड एक था फ्रांस, बिटवीन टू कंपीटिंग रॉयल फैमिलीज। आई मीन थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का थ्रोन था उसके लिए लड़ाई हुई थी। दोनों रॉयल फैमिलीज थी, एक था हेनरी सेवंथ की तरफ से, एक थे रिचर्ड थ्री। The House of York and the House of Leicester, both members of the Anglo-Old Royal Plantagenet family, waged between 1455 and 1485. The Wars of the Roses earned its flowery name, ये आपको याद रखना है, 1455 से 1485 तक लड़ाई हुई थी, earned its name because the white rose was the badge of the Yorks and the red rose was the badge of the Lancastrians. ये आपको याद रखना है। कौन सा सिंबल था? व्हाइट यॉर्क का सिंबल था। व्हाइट जो था वो यॉर्क का सिंबल था, यानी कि रिचर्ड थ्री की साइड, और जो रेड रोज था, रेड कलर था, वो लैंसेस्टेरियंस का था। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि रेड रोज किसका सिंबल था। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यॉर्क का था या फिर लैंसेस्टेरियंस का था, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। एल से क्या होता है? लाल। लाल क्या होता है? रेड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाल रेड, ठीक है। और वाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, एक बच गया वाइट यॉर्क। After 30 years of political manipulation, horrific carnage, and brief periods of peace, the wars ended and a new royal dynasty emerged. और इस डायनेस्टी के साथ शुरुआत होती है रेनेसॉ की, ये आपको याद रखना है। वॉर ऑफ रोजेस के बाद ही रेनेसॉ की शुरुआत हुई थी। ये अभी मैंने आपको बता दिया, दो ग्रुप्स थे। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट राइटर्स इन द एज ऑफ रिवाइवल, जो एज ऑफ रिवाइवल थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। राइटर्स, द वाइक्लिफ बाइबल। अब वाइक्लिफ की बाइबल, ये इसका क्या मतलब है? जो वाइक्लिफ थे उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। उनके ट्रांसलेट करने के बाद क्या हुआ था? लोलार्ड्स मूवमेंट हुई थी। लोलार्ड्स मूवमेंट क्या थी? लोलार्ड्स जो थे वो वाइक्लिफ की तरफ थे। वो लोग थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ये आपको याद रखना है। और वाइक्लिफ को और क्या कहा जाता है? वाइक्लिफ को कहते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसॉ। वाइक्लिफ को बोला गया था मॉर्निंग स्टार ऑफ, सॉरी रेनेसॉ नहीं, रिफॉर्मेशन। ये रिफॉर्मेशन ही तो लेकर आए थे। बाइबल जब इन्होंने ट्रांसलेट किया तो रिवॉल्ट हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, लोगों की सोच बदली, लोग बाइबल पढ़ने लग गए। जो नॉर्मल लोग थे जिनको जो उनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश थी, आई मीन ओल्ड इंग्लिश या आपको मिडल इंग्लिश बोल सकते हो, जो उस टाइम की लैंग्वेज थी, इन्होंने उस लैंग्वेज में, उस इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया था, यानी कि जो लोकल, जो नेटिव लोग थे वो लोग इसको पढ़ सके और इसको समझ सके। क्योंकि उस टाइम पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता था। जो चर्च में लोग कहते थे, पादरी कहते थे, इंसान वही मान लेता था, क्योंकि तब उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे तो इतने थे नहीं। और जो हमारी बाइबल भी थी उस टाइम पे वो लैटिन लैंग्वेज में थी, तो लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी बाइबल को वाइक्लिफ ने, आपको ये याद रखना है। इसको ट्रांसलेट करने के बाद रिवॉल्ट हुआ था, रिफॉर्मेशन आया था, और फिर रेनेसॉ की शुरुआत हुई थी। वॉर ऑफ रोजेस के बाद शुरुआत हुई थी। इट वॉज इलीगल टू ट्रांसलेट द बाइबल इन टू लोकल लैंग्वेजेस, राइट। उस टाइम पे इलीगल था, इसलिए तो इनको ब्लेसफेमी के केस में मार दिया गया था। तो इसमें क्या था, कहा जाता था कि भगवान की मतलब इंसल्ट कर रहे हो तुम, अगर तुम बाइबल को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हो लोकल लैंग्वेज में। लेकिन जॉन वाइक्लिफ ने करेज दिखाया और बाइबल को ट्रांसलेट किया। जॉन वाइक्लिफ वॉज एन ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर हु बिलीव्ड दैट द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल वर मोर इम्पॉर्टेंट देन द अर्थली क्लर्जी एंड द पोप, राइट। क्योंकि उस टाइम पे क्लर्जी, पोप, बिशप, ये लोग क्या करते थे? पोप, क्लर्जी, ये सब क्लर्जीमैन, ये सब लोगों को मैनिपुलेट करते थे। आई मीन ये जो बोल देते थे लोकल लोग उसी बात पे बिलीव कर लेते थे, क्योंकि उन लोगों को बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, सिर्फ क्लर्जीमैन और पोप को ही पढ़नी आती थी। वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश। वाइक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एज ही बिलीव दैट एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। इसके बाद लोलार्ड्स मूवमेंट हुआ था। वो लोग थे जो जगह जगह जाके लोगों को क्या करते थे? जागरूक करते थे बाइबल की तरफ। पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट करने के बाद कुछ लोगों ने क्या किया, जो लोलार्ड्स थे वो लोग वाइक्लिफ की तरफ थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उसको लोलार्ड्स मूवमेंट का नाम रखा। मतलब उस मूवमेंट को, वो जो हुआ था वहाँ पे इवेंट,
उसको लोलार्ड्स मूवमेंट का नाम दिया गया। वो लोग जगह जगह जाके लोगों को बाइबल के बारे में बताते थे, उनको सतर्क करते थे कि बाइबल में ये है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जो चर्च में लोग पादरी वगैरह आपको बता रहे हैं आप उन पर ब्लाइंडली फेथ कर ले, उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। बाइबल जो है उस पर बिलीव करना है, उसको खुद से पढ़ना है और खुद से समझना है। तब लोगों की सोच बदली थी, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ था, मैनिपुलेशन खत्म हुआ था और रेनेसांस शुरू हुआ था। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चैलेंजिंग द कैथोलिक चर्च एंड हिज कॉल्स फॉर रिफॉर्म। राइट, कैथोलिक चर्च को इन्होंने किया था और फिर रिफॉर्मेशन आया था। ही वाज समन्ड टू कोर्ट बाय जॉन ऑफ गाउट। अब जॉन ऑफ गाउट ने क्या किया था, इनको कोर्ट में बुलाया था, रेगन फॉर रिचर्ड टू, and was given full protection by him against the Catholic Church। और इनको प्रोटेक्शन मिली थी कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाई थी कैथोलिक चर्च पे बाइबल को ट्रांसलेट करके। लेकिन फिर भी जॉन वाइक्लिफ को ब्लेसफेमी के केस में मरवा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन चॉसर एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चॉसर एंड एंग्लो नॉर्मन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और इसका जो थर्ड पार्ट था रिवाइवल, वो आज हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें से इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्या क्या वर्क्स थे उस एरा के और क्या क्या हुआ था। रोमांसेस वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग विच पीरियड। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कौन सा जॉनरा था, रोमांसेस का जॉनरा था हमारी इस वाली एंग्लो नॉर्मन में। तो एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश पीरियड, ये आपको याद रखना है। द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड वर। अब कौन सा वो पोएट था जो सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू दी जाती थी, आई मीन आप रिप्रेजेंटेटिव समझ सकते हो उसको नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन पीरियड का। अब वो कौन थे, सबसे जो मोस्ट फेमस थे, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही थे। कौन कौन थे, विलियम लैंगलैंड, चॉसर एंड जॉन गोवर। जो चॉसर थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है मिडल इंग्लिश को, मिडल इंग्लिश को चॉसर ने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो उनके बोलते हैं ना कि उनके साथ जो उनके अलग से उनके साथ लिखते थे, उनके अलग से राइटर पोएट थे, वो कौन थे, विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर भी थे। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही मोस्ट फेमस थे, तीनों ने ही बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं जिनको हम आज भी पढ़ते हैं और जो आज भी पूछे जाते हैं और बहुत फेमस वर्क्स हैं। तो ये इनके कॉन्टेम्प्ररी थे ये दोनों, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर। अ पोएम अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन वाज रिटन बाय, ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये किसने लिखी थी, अ विजन ऑफ पायर्स एंड द प्लोमैन। ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किसने लिखी है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गोवर इन इंग्लिश लिटरेचर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क गोवर का कौन सा था इंग्लिश लिटरेचर में, कन्फेशन अमांटिस। ये आपको याद रखना है, जॉन गोवर ने लिखी थी कन्फेशन अमांटिस, और ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इनका, आपको याद रखना है। बेवुल्फ का जो राइटर था वो एनोनिमस था, अननोन था। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी, कैंटरबरी टेल्स चॉसर ने लिखी थी और उनका मोस्ट फेमस वर्क है ये। यूटोपिया किसने लिखी थी, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यूटोपिया लिखी थी थॉमस मोर ने, ये आपको याद रखना है। Who was the founder of English poetry and is rightly called the father of English poetry? कौन थे वो इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है, जॉफरी चॉसर को, ये आपको याद रखना है। फाउंडर भी और फादर भी इंग्लिश पोएट्री के चॉसर थे। द मोस्ट फेमस एंड कैरेक्टरिस्टिक वर्क ऑफ चॉसर इज, बहुत फेमस वर्क चॉसर का कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स चॉसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। बुक ऑफ द डचेस भी जॉफरी चॉसर ने लिखी थी, लेकिन ये किसके लिए लिखी थी, इनके जो फ्रेंड थे गाउट का नाम आपने सुना होगा, उनके लिए लिखी थी। उसमें क्या हुआ था, उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी,
तो एक एलिजी लिखी थी चौसर ने अपने फ्रेंड के लिए। ये एलिजी है, बुक ऑफ द डचेस। ये गाउट की जो वाइफ थी उनके लिए लिखी गई थी और ये एलिजी है, चौसर ने लिखी थी, याद रखना है। द हाउस ऑफ फेम, ये भी जॉफरी चौसर का वर्क है। चौसर्स वर्क डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स। चौसर का जो वर्क है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। ये हम आगे करेंगे जब मैं चौसर के बारे में आपको बताऊंगी, अलग से क्लास लूंगी, अलग से चौसर के बारे में समझाएंगे। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके कितने वर्क्स थे, मतलब वर्क्स को कितने पार्ट्स में, कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया था और कैसे किया गया था। इनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आती है। What is the name of an elegy Chaucer wrote in his first period? अब वो कौन सी एलिजी थी जिसको चौसर ने फर्स्ट पीरियड में लिखा था आपने? अभी मैंने आपको बताया एलिजी तो यही थी, बुक ऑफ द डचेस। ये इनके फर्स्ट पीरियड, जो इनके 3 पीरियड्स हैं उसमें से फर्स्ट वाले पीरियड में बुक ऑफ द डचेस को इंक्लूड किया गया है। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ। अब चौसर किसकी राइन, मतलब उस टाइम पे कौन उस पे इंग्लैंड पे रूल कर रहा था, किसकी राइन चल रही थी? एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। रिचर्ड II, एडवर्ड III एंड हेनरी IV, ये 3 राजा थे जिनके राइन में चौसर मतलब रहे थे। चौसर कब पैदा हुए थे? 1340 में, और कब इनकी डेथ हुई थी? 1400। तो ये आपको याद रखना है, उस बीच इस टाइम पीरियड में 3 राजा थे जिन्होंने रूल किया था, एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसने चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है? ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने चौसर को ये उपाधि दी थी, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री की। हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग टू द पिलग्रिमेज? कितने थे? 29 पिलग्रिम्स थे, और वो किसकी पिलग्रिमेज पे जा रहे थे? सर थॉमस बैकेट की पिलग्रिमेज पे जा रहे थे, और उनकी एक श्राइन थी वहाँ पे, टबार्ड इन नाम है, वहाँ पे उनकी श्राइन थी, उनको थैंक्स गिविंग के लिए गए थे वो। आपको याद रखना 29 पिलग्रिम्स थे, और कितनी टेल्स लिखी गई हैं? 24 टेल्स लिखी गई हैं, और ये चौसर का लास्ट वर्क था। इट इज बिलीव्ड दैट द होस्ट ऑफ द इन वाज अ रियल मैन। व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट? अब ये इन क्या है? टबार्ड इन, टबार्ड इन। अच्छा, ये कैंटरबरी टेल से लिया गया। जो होस्ट था उसका रियल नेम क्या था? कहा जाता है कि वो मतलब एक रियल आदमी था, लेकिन उसका नाम क्या था? हैरी बेले। ये आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर के कुछ मतलब एग्जाम्स में पूछा गया है। स्टेट लेवल पे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लिटरेचर के, बहुत बार पूछा गया है हैरी बेले को, मतलब हैरी बेले के बारे में, कि जो होस्ट था उसका नाम क्या था कैंटरबरी टेल्स में। रेनेसॉ मीन्स, अभी मैंने आपको बताया रेनेसॉ क्या होता है? रिवाइवल, रीबर्थ, न्यू स्पिरिट। तो ये हमारा क्या होगा? थर्ड इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी। द पीरियड फॉलोड बाय द मिडल एजेस इन यूरोप वाज। अब क्या था मिडल एजेस? द रेस्टोरेशन पीरियड, द एज ऑफ जॉनसन, या फिर द रेनेसॉ पीरियड? द पीरियड फॉलोड बाय द मिडल एजेस इन यूरोप, द रेनेसॉ पीरियड। इतनी देर से बता रही हूँ रेनेसॉ। द रेनेसॉ फर्स्ट बिगेन इन। रेनेसॉ सबसे पहले कहाँ आया था? अभी मैंने आपको बताया इटली में आया था, इटली में इसकी शुरुआत हुई थी रेनेसॉ की। ड्यूरिंग रिवाइवल ऑफ लर्निंग व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप? अब कौन से चेंजेस हुए थे यूरोप में रिवाइवल ऑफ लर्निंग के बीच? बुक वर प्रिंटेड, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट्स वो सिस्टमाइज्ड, ऑब्वियसली लोगों में सोच बदली थी, उन्होंने मतलब अलग अलग इन्वेंशन करना शुरू किया था। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मार्टिन लूथर जो थे, इसका नाम आपने सुना होगा, वो किस राइटर से इन्फ्लुएंस्ड थे? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी तो चर्च पे सटायर किया था, चर्च पे अटैक किया था। अटैक इन द सेंस चर्च से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वो लिखते थे। अब आप लोग मुझे बताएंगे, वो भी तो लोगों को जागरूक करते थे इन सब चीज़ों की तरफ से, रिफॉर्मेशन वगैरह, इन सब पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो कौन सा राइटर था मिडल एजेस का जिससे मार्टिन लूथर इन्फ्लुएंस्ड थे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये हमारी आज की कुछ
टॉपिक्स थे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे द रेनेसां पीरियड, कि जो रेनेसां पीरियड है वो क्या था, कैसे मतलब ये हमारा थर्ड एरा है। फर्स्ट एरा कौन सा था, ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडल इंग्लिश, अब ये है द रेनेसां पीरियड। इसमें क्या हुआ था, एलिजाबेथियन पीरियड हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें, जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है, विलियम शेक्सपियर। इन शॉर्ट हम यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, इस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि एलिजाबेथ जो थी वो कैसे क्वीन बनी थी, गद्दी पे बैठी थी, और क्या क्या हुआ था उस टाइम के फेमस वर्क्स, और विलियम शेक्सपियर के कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ क्लासेस होती है ईटीएस पर 7 बजे। ईटीएस ऐप पे पेड बैच चलता है सर का, वो आप ले सकते हैं। उसमें सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर आती है वो सब यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जिसे भी बैच खरीदना है वो खरीद सकता है। ईटीएस ऐप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको प्ले स्टोर पे भी ईटीएस ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे क्विज भी होते हैं और मॉक टेस्ट भी होते हैं। सर का पेड बैच भी चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है, वो जीएस पढ़ाती हैं। 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे फाखरा मैम मैथ्स पढ़ाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो आप ले सकते हैं इनकी क्लास। मैथ्स डीएसएसबी में भी आता है, वो डीएसएसबी सीजीएल इन सब में आएगा, तो आप यहाँ से फाखरा मैम से मैथ्स पढ़ सकते हैं। फाखरा मैम का एक पेड बैच भी आ रहा है मैथ्स का, अगर आपको वो खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं पीपीटीज और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स और प्रैक्टिस पेपर्स हैं वहाँ पे भेज दिया करूँगी, और आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी जवाब देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।